दोस्तों देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज का सिंपल मीनिंग यही होता है कि केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस। किसका केमिकल रिएक्शन? कार्बन कंपाउंड। यानी कार्बन से बनने वाले कंपाउंड किसी और के साथ किस तरीके से रिएक्शन करेंगे या इसका किस तरीके से रिएक्शन होगा। ठीक है, वही क्या कहलाता है? केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब यहाँ पे पर्टिकुलर हम कार्बन का पढ़ रहे हैं, इसका मतलब जो कार्बन कंपाउंड है वो किस तरीके से किसी और के साथ रिएक्शन करेगा वो हम देखेंगे। क्लियर हुआ? सिंपल केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि उसकी रिएक्शंस कैसे कैसे होती है। क्लियर है? तो चलिए आइए देखते हैं आगे टॉपिक के अंदर क्या लिखा हुआ है। इन दिस सेक्शन वी विल बी स्टडिंग अबाउट सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड मतलब ऐसा कोई भी केमिकल जिसमें कार्बन दिख जाए उसको हम क्या बोलेंगे? कार्बन कंपाउंड। बात समझ में आया? सिंस मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स वी यूज आर आइदर कार्बन और इट्स कंपाउंड। तो कह रहा है जो भी हम फ्यूल यूज करते हैं, फ्यूल मतलब जो भी हमारे ईंधन, ईंधन मतलब जैसे हमारे गाड़ी चल रहा है, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, तो ये सारे क्या है? फ्यूल है। तो कह रहा है जो भी हम फ्यूल यूज करते हैं या तो वो कार्बन होता है या फिर कार्बन के ही कंपाउंड है। कहने का मतलब ये है, अगर कोयला यूज कर रहे हैं तब तो कार्बन है, लेकिन अगर डीजल यूज कर रहे हैं तो उस वो भी क्या है? कार्बन से ही बना हुआ है। पेट्रोल कार्बन से बना हुआ है। क्लियर हुआ? तो कह रहा है फिर आगे देखिए क्या, वी शैल फर्स्ट स्टडी कंबशन। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? कंबशन। कंबशन मतलब आग लगना, जलना। क्लियर हुआ कि जो भी हम गाड़ी यूज करते हो, गाड़ी में वो जो फ्यूल हम यूज कर रहे हैं वो फ्यूल एक्चुअल में क्या हो रहा है? वो अंदर ही अंदर जल रहा है। जलने की वजह से उसमें से हीट निकल रही है और उसी हीट की वजह से हमारी गाड़ी चलती है। क्लियर हुआ? तो इसीलिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि हम कंबशन देखते हैं। तो देखिए क्या है, कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रॉप फॉर्म्स burns in oxygen to give carbon dioxide along with release of heat and light। तो क्या कह रहा है कि जो भी कार्बन के कंपाउंड है, ओ सॉरी केवल कार्बन है। एलोट्रॉप मतलब क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये एलोट्रॉप समझ लीजिए। एलोट्रॉप मतलब यही होता है थोड़ा सा अरेंजमेंट अलग अलग होना। क्लियर हुआ? समझ में आया कि जो 3D शेप में अरेंजमेंट अलग अलग होता है तो उसी को कहते हैं एलोट्रॉप। अब किसका एलोट्रॉप? कार्बन का। यानी कार्बन कार्बन के बीच में अटैचमेंट जो है अलग अलग तरीके से होगा तो उसी को हम बोलेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो कह रहे हैं कार्बन के कोई भी एलोट्रॉप लीजिए, यानी कार्बन, केवल कार्बन के कोई भी कंपाउंड हो। ठीक है, केवल कार्बन कहने का मतलब उसमें और कुछ नहीं होगा, केवल कार्बन कार्बन। जैसे यहाँ पे अगर सपोज कीजिए मैंने इसको स्ट्रेट में जोड़ दिया। क्लियर हुआ? अब यही अटैचमेंट सपोज कि 3D होता, मतलब ये एक अंदर होता और एक इधर बाहर, मतलब ये स्क्रीन से बाहर, तो उसको तो हम 3D में दिखा नहीं सकते, तो वो क्या हो जाता है? एलोट्रॉप हो जाता। तो कह रहा है ये जो भी एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के, इनको अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कराए, जला दे, तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में हीट और लाइट। क्लियर हुआ? तो पहली बात समझ में आई। तो ये देखिए यही लाइन यहाँ पे, ये देखिए रिएक्शन फॉर्म में दिखा दिया है। कार्बन प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन गिव्स CO2, और साथ में क्या दे रहा है? प्लस करके है, मतलब इसके साथ ही में निकलेगा हीट और लाइट। क्लियर हुआ? पहला लाइन समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स ऑल्सो रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। तो कह रहा है कार्बन तो है ही, साथ में कार्बन के जो कंपाउंड है उसको भी जलाने पर क्या निकलता है? लाइट और हीट। दीज आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट यू लर्न अबाउट इन द फर्स्ट चैप्टर। तो कह रहा है ये जो भी रिएक्शन हो रहा है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपने चैप्टर पहले में पढ़ा हुआ है ना? तो थोड़ा सा याद दिला दूं, जहाँ पे भी ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या फिर हाइड्रोजन रिलीज हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये सारे जो रिएक्शन दिख रहा है ना, सब जगह पे देखिए अब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसी वजह से कैसा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर हुआ? तो कंबशन को समझिए, देखिए CH4 नोमेनक्लेचर से याद करिए, इसका नाम क्या होगा? एक कार्बन मतलब मेथ, और सिंगल बॉन्ड तो मीथेन। तो मीथेन को अगर हम जलाएंगे तब भी क्या निकलेगा? CO2 और साथ में हीट एंड लाइट, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्या है? वो है पानी। मतलब केवल कार्बन को जला रहे हैं तब भी हीट और लाइट मिल रहा है, और इस तरीके से अगर हम
कार्बन के कंपाउंड जला रहे हैं तब भी हमें हीट और लाइट मिल रहा है। और नीचे ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, CH3CH2OH, दो कार्बन मतलब एथ, सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, OH लगा हुआ है तो ऑल, तो इथेन ऑल। अब इथेनॉल को अगर भी हम जला रहे हैं तब भी क्या निकल रहा है, CO2 H2O और साथ में हीट एंड लाइट। क्लियर हुआ कि कार्बन को जलाएंगे तब भी हीट और लाइट निकलता है, और अगर इसके कंपाउंड को जलाएंगे तब भी हीट और लाइट निकल रहा है। तो अब यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिए थोड़ा सा, ये क्या, इथेनॉल, ये वही इथेनॉल है जो हमारे जो भी अल्कोहलिक प्रिपरेशन होता है उसमें, ठीक है। इसका मतलब अगर शराब में आप आग लगा देंगे तो बहुत तगड़ी एनर्जी निकलेगी। दिख रहा है ना, इथेनॉल, उसमें भी इथेनॉल होता है। अब इथेनॉल है तो क्या होगा, ये रहा, अगर आप उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला देंगे मतलब रिएक्शन करा देंगे, ठीक है, क्योंकि पहले रिएक्शन कराने के लिए हमें ट्रिगर करना पड़ता है। समझ में आई बात, कि जैसे केवल कोयला रखे रखे आग नहीं लग जाएगा, पहले आपको उसको आग लगाना पड़ेगा फिर वो कंटिन्यू जलता रहेगा। बात समझ में आया, क्लियर हुआ, कि जैसे आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम क्या करते हैं, पहले फ्यूल को आपको खुद जला के उसको इनिशिएट करना पड़ता है। और उस फ्यूल को जलाते कैसे, जब वो बैटरी लगा होता है ना, बैटरी, तो जैसे हम चाबी ऑन करते हैं या फिर वो सेल्फ लेते हैं, तो सेल्फ लेते टाइम क्या होता है, वहाँ पे स्पार्किंग होके पहले हम आग लगा देते हैं, ठीक है। एक बार अगर रिएक्शन कंटिन्यू हो गया तो उसके बाद वो होता चला जाता है। तो इसी तरीके से अगर आप शराब में थोड़ा सा अगर आग लगा देंगे तो उसके बाद वो पूरा बोतल बहुत तगड़े से जलेगा। क्लियर हुआ। और इसका मतलब जो सैनिटाइज करने के लिए आजकल आ रहा है कोरोना के चक्कर में, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान से आप लोग रखिएगा, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, एल्कोहल, दिख रहा है ना, OH, OH जहाँ पे भी दिख जाए आपको समझ में आना चाहिए एल्कोहल, और उसको आग से दूर रखना है। क्लियर हुआ। तो सैनिटाइजर को भी दूर रखना आग से, अगर आग के आसपास मत रखना, नहीं तो गलती से भी उसमें आग पकड़ लिया तो बहुत तगड़ा हादसा हो सकता है। दिख रहा है ना आपको, एल्कोहल में क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हीट और लाइट निकलता है। क्लियर हुआ, बहुत तगड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है इस ये रिएक्शन देखिए ध्यान से, ये बैलेंस नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए कह रहा है बैलेंस द लेटर टू रिएक्शन लाइक यू लर्न इन द फर्स्ट चैप्टर। तो कह रहा है ये जो नीचे के दो है ये रिएक्शंस तो बैलेंस नहीं है, तो इसको आपको बैलेंस करना है। कैसे, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में सीखा है। क्लियर हुआ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक्टिविटी 4.3। तो सबसे पहले अगेन सावधानी रखने वाली बात, तो यहाँ पे टीचर्स असिस्टेंट का हेल्प चाहिए, ठीक है, मतलब उनकी निगरानी में ये काम आपको करना है, नहीं तो आप कुछ उल्टा पुल्टा कर लोगे। तो देखिए आगे, टेक सम कार्बन कंपाउंड्स, कि आपको कुछ कार्बन के कंपाउंड लेना है, और वो कौन हो सकता है, नेफ्थलीन ले लीजिए, कैम्फर ले लीजिए, या फिर एल्कोहल, ठीक है, वन बाय वन ऑन अ स्पैचुला एंड बर्न देम। स्पैचुला समझ में आता है, ये लैब में एक चम्मच जैसा होता है ऐसा करके, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पैचुला। तो उसके ऊपर लेना है एक एक करके, और उसके बाद क्या करना है, उसमें आग लगाना है, बर्न देम। तो इसीलिए बोला है कि आपका टीचर्स असिस्टेंट चाहिए, ठीक है, और चलाते टाइम ध्यान रखना, नहीं तो आपका मुंह जला लोगे, आप मुंह जला लोगे उसमें। ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द फ्लेम एंड नोट वेदर स्मोक इज प्रोड्यूस्ड, कि उसको ध्यान से देखना है कि जब वो जल रहा है तो उसमें कोई स्मोक निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। क्लियर हुआ। प्लेस अ मेटल प्लेट अबव द फ्लेम, और वो जो जलता है ना, जलने के बाद आप देखेंगे उसमें से जो फ्लेम निकलता है ना, तो कह रहा है उसके ऊपर आपको एक मेटल की प्लेट रखना है, और क्या कह रहा है, इसके ऊपर एक ऐसे मेटल का प्लेट रखना है। इज देयर अ डिपोजिशन ऑन द प्लेट इन केस ऑफ एनी ऑफ कंपाउंड्स। तो कह रहा है कि क्या किसी को जलाने पर ये जो प्लेट रखा है इस प्लेट के ऊपर कुछ चिपक रहा है, मतलब जैसे होता है ना, अगर आप कोयले वोयले को जलाओगे उसके ऊपर अगर आप प्लेट रखोगे तो उसके ऊपर काला काला सा आ जाता है। तो वही कह रहा कि आप इसको जब जलाओगे तो आपको ध्यान रखना है और प्लेट लगा के चेक करना है। फिर देखिए एक्टिविटी 4.4 में क्या कह रहा है, लाइट अ बंसन बर्नर एंड एडजस्ट द एयर होल at the base to get different types of flames presence of smoke. When do you get a yellow सूदी flame, ठीक है, ये करके देखना है। फिर कह रहा है कि कब आपको येलो सूदी फ्लेम मिला, मतलब थोड़ा सा येलो कलर का
फिर उसके बाद व्हेन डू यू गेट अ ब्लू फ्लेम, और आपको ब्लू फ्लेम कब मिला। ठीक है, ये जो बुनसन बर्नर है, इस बर्नर को आपको देखना है ध्यान से और बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर क्या कह रहा है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड समझ में आया। सैचुरेटेड मतलब जब कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड हो तो वो कहलाता है सैचुरेटेड। और अगर किसी भी लोकेशन पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ठीक है, ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड अगर आ गया तो क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब समझ में आ गया कि ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है और उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आगे देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम। क्लीन फ्लेम मतलब उसमें कोई भी आप वो जो प्लेट लगाएंगे ना उसमें कुछ मिलेगा नहीं आपको। while unsaturated carbon compounds will give a yellow flame with lots of black smoke। तो कह रहा है अगर आप अनसैचुरेटेड वाले को जलाते हैं, अनसैचुरेटेड मतलब जो डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाले, तो उसको जलाने के बाद देखिए ब्लैक स्मोक मिलेगा आपको। ठीक है, वो काला काला सा मिलेगा। दिस रिजल्ट्स इन अ सूदी डिपॉजिटेड ऑन द मेटल प्लेट इन एक्टिविटी 4.3, limiting the supply of air, resulting in incomplete combustion or even saturated hydrocarbons giving sooty flame। The gas kerosene stove used at home has inlet for air so that a sufficiently oxygen rich। तो कह रहा है कि अगर ऑक्सीजन प्रॉपर मिलता है तब तो अच्छे से जलता है, अगर ऑक्सीजन कम कम मिलता है तो क्या होता है, फिर वो ढंग से जलता नहीं है। क्लियर हुआ, उसमें फिर डिपोजिशंस आने लगते हैं। तो वही कह रहा है, देखिए जो भी आपके घर में गैस हो गया, स्टोव हो गया, उसमें हवा के लिए एक होता है ऐसा जुगाड़ कि उसमें हवा अच्छे से उसको मिल पाए। हवा मीन्स ऑक्सीजन। क्लियर हुआ। चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ, मिक्सचर इज बर्न टू गिव अ क्लीन ब्लू फ्लेम। इफ यू ऑब्जर्व द बॉटम्स ऑफ कुकिंग वेसल्स गेटिंग ब्लैकेंड। तो कह रहा है कि आप अगर ध्यान से देखेंगे जिसमें खाना बनता है, खाना बनाने वाले बर्तन को, तो आपको ब्लैकेंड दिखेगा उसमें। इट मीन्स दैट द एयर होल्स आर ब्लॉक्ड एंड फ्यूल इज गेटिंग वेस्टेड। तो कह रहा है कि अगर आपके वेसल के नीचे ब्लैकेंड मिला, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जहाँ से वो गैस हो गया, यानी जो चूल्हा हो गया, चूल्हे को प्रॉपर मात्रा में उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन जब नहीं मिलता है तो वो क्या करने लगता है, पूरी तरीके से जलता नहीं है। जलता नहीं है मतलब आपका जो फ्यूल है वो वेस्ट हो रहा है। तो वही देखिए लिखा है कि अगर काला काला पड़ रहा है इट मीन्स फ्यूल इज गेटिंग वेस्ट, यानी जो फ्यूल है वो बर्बाद जा रहा है, ढंग से जल नहीं रहा है। क्योंकि ढंग से जलेगा तभी तो फुल एनर्जी मिलेगी। मान लीजिए आपने 1 किलो गैस जलाया, एनर्जी आपको 800 ग्राम का ही मिला, है ना, तो आपका जो 200 ग्राम तो बेकार ही गया। क्लियर हुआ। लेकिन हमें तो पूरा 1 किलो का चाहिए, तो उसके लिए वो जो होल है वो साफ रहना चाहिए। फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन देम। तो जैसे ये पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, इसमें कुछ मात्रा में क्या होता है, नाइट्रोजन और सल्फर भी होता है। क्लियर हुआ। Their combustion results in the formation of oxide of sulfur and nitrogen which are major pollutants in the environment। तो कह रहा है कि जो कोल हो गया या पेट्रोलियम, पेट्रोलियम मतलब जो खान से निकलता है, ठीक है, जो खदानों से निकलता है, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, तो कह रहा है वो पेट्रोलियम हो या फिर ये जो कोल है, ठीक है, इसमें कुछ मात्रा में क्या मिला होता है, ये देखिए नाइट्रोजन और सल्फर। अब यही नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ऑक्साइड। ऑक्साइड मतलब सल्फर का ऑक्साइड, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, मतलब ये नाइट्रोजन के साथ ऑक्साइड जुड़ जाएगा, सल्फर के साथ ऑक्साइड जुड़ जाएगा। तो इसके साथ जब भी ऑक्सीजन जुड़ता है तो ये जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन, यही जो होता है सबसे बड़ा पॉल्यूटेंट होता है। पॉल्यूटेंट मतलब हम जो कहते हैं ना एयर पॉल्यूशन, कि गाड़ियों की वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है, तो वो ज़्यादा जो पॉल्यूशन है सबसे ज़्यादा वो इसी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से ही होता है। क्लियर हुआ। तो इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए,
इस सल्फर और नाइट्रोजन को निकाल देना चाहिए, है ना। ज़्यादा ज़्यादा अगर हम निकाल देंगे तो पॉल्यूशन कम होगा। तो देखिए ये हमारा जो कंबशन वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन। हालांकि ऊपर जो हम बर्निंग करा रहे थे वहाँ पे भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन का कुछ अलग वाला मीनिंग है। ठीक है, यहाँ पे हम एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन का ये मतलब है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो एक्टिविटी देख लीजिए। टेक अबाउट 3 ml ऑफ इथेनॉल इन अ टेस्ट ट्यूब एंड वार्म इट जेंटली इन वाटर बाथ। वाटर बाथ समझ में आता है। देखिए एक तो नॉर्मल जो होता है जिसमें हम आग में डायरेक्ट रख देते हैं, ठीक है, बर्तन को। लेकिन वाटर बाथ में देखिए क्या होता है, ये कंटेनर है, इसमें क्या होगा, इसमें पानी भरा होगा, ठीक है, और यहाँ पे ये पानी गर्म होगा। ठीक है, पानी गर्म होके यहाँ से जो वेपर बन के निकलेगा ना, यहाँ पे छोटे छोटे होल होता है और इस होल के ऊपर हम अपने बर्तन को रखते हैं। ठीक है, तो ये जो वेपर वाला गर्मी है ना, इस गर्मी की वजह से जो हमारा ऊपर यहाँ रखा हुआ सब्सटेंस गर्म होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वाटर बाथ। वाटर बाथ मतलब वाटर गर्म होगा, गर्म होकर वेपर बनेगा, उस वेपर की एनर्जी से हमारा सब्सटेंस गर्म होगा। क्लियर हुआ। और जो नॉर्मली हम गर्म करते हैं उसमें क्या होता है, नीचे आग लगा देते हैं और उसके बाद डायरेक्ट वो गर्म होता है। ठीक है, जैसे तावा में क्या होता है, हम घरों में जो गैस चूल्हा में रखते हैं उसमें क्या होता है, नीचे से आग आता है और इसके ऊपर हम डायरेक्ट अपना तावा रख दिया और ये डायरेक्ट आग में गर्म हो रहा है। ठीक है, लेकिन वाटर बाथ में ऐसा नहीं होता। वाटर बाथ में ये डायरेक्ट आग नहीं जाएगा। वाटर बाथ में क्या होगा, पहले ये नीचे पानी होगा, ये पानी को आग गर्म करेगी। ठीक है, ये जो आग है, आग इस पानी को गर्म करेगी, फिर ये पानी के वेपर्स जाके इस तावा को गर्म करेगी। तो ये डिफरेंस होता है वाटर बाथ में और डायरेक्ट जो हीट देते हैं उसमें। क्लियर हुआ। तो देखिए वही कह रहा है 3 ml इथेनॉल लेना है टेस्ट ट्यूब में और उसके बाद इसको गर्म करना है, किसमें, वाटर बाथ में। ध्यान से देखिए, वाटर बाथ में गर्म करना है। क्लियर है। फिर क्या करना है, ऐड 5% सॉल्यूशन ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट ड्रॉप बाय ड्रॉप टू दिस सॉल्यूशन। तो कह रहा है जो 5% सॉल्यूशन, ये 5% क्या इसका कंसंट्रेशन दे रखा है कि पोटेशियम पर मैग्नेट 5% लेंगे और उसको ड्रॉप वाइज, ड्रॉप मतलब धीरे धीरे एक एक ड्रॉप करके ये ऊपर इस सॉल्यूशन में हम मिलाएंगे। क्लियर हुआ। चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ। डज द कलर ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट परसिस्ट व्हेन इट इज एडेड इनिशियली। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, व्हाई डज द कलर ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट नॉट डिसअपियर व्हेन एक्सेस इज एडेड। कि कह रहा है कि जब पहले डालेंगे तो थोड़ा थोड़ा वो कम होने लगेगा पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर, लेकिन बाद में जब ज़्यादा डालोगे तो ये कम या ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आइए इसका आंसर हम ढूंढते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए फिर क्या लिखा हुआ इधर। यू हैव लर्नड अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन फर्स्ट चैप्टर। कि फर्स्ट चैप्टर में आपने ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा हुआ है। कार्बन कंपाउंड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज ऑन कंबशन। कि जब कंबशन होता है तो कार्बन कंपाउंड क्या होता है, आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। इन एडिशन टू दिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन वी हैव reactions in which alcohols are converted to carboxylic acid। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे ऑक्सीडाइज करके अल्कोहल को। तो ये देखिए अल्कोहल है, अल्कोहल कौन सा अल्कोहल बताइए, इथेनॉल। कौन सा है, 2 कार्बन मतलब एथ और OH लगा हुआ है तो ऑल हो गया, सिंगल बॉन्ड की वजह से एन हो गया, तो ईथ एन ऑल। और ये रहा आपके जो कंडीशन, कंडीशन क्या है, अल्कलाइन KMnO4 साथ में हीट देना है या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 साथ में हीट देना है। तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर आप मेंटेन करेंगे तो अल्कोहल क्या होगा, ये देखिए इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस जगह पे लास्ट में यहाँ पे OH की जगह COOH बन गया, मतलब डबल O आ गया। ठीक है, मतलब एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गया, तो इसी वजह से ही तो ऑक्सीडेशन हुआ। फिर आगे देख क्या कह रहा है, वी सी दैट सम सब्सटेंसेस आर कैपेबल ऑफ एडिशन ऑक्सीजन टू अदर, दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हुआ। तो क्या कह रहा है, एडिंग ऑक्सीजन टू अदर।
क्लियर हुआ। देखिए कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर, कि मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि जो किसी और में ऑक्सीजन ऐड करवाता है, समझ में आया, किसी और में ऑक्सीजन ऐड करवाता है तो उनको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब कि ये जो ऊपर है KMnO4 या फिर K2Cr2O7, ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कि मतलब इस एजेंट की वजह से ही तो इसका काम हो रहा है, मतलब ये अल्कोहल एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ये KMnO4 और K2Cr2O7, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक बात आपको समझ में आ गया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, मतलब ये रहा एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर ऑक्सीडाइजिंग एल्कोहल टू एसिड, एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, एसिड में। दैट इज एडिंग ऑक्सीजन टू द स्टार्टिंग मटेरियल, हेंस दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरीके से इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में कुछ नहीं है, सिंपल सा है। देखिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, आप समझ लीजिए। देखिए ये है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या है, अनसैचुरेटेड। देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है ना, आर का मतलब है कि यहाँ पे और भी कोई चेन होगा। ठीक है, चेन मतलब आर मतलब कोई भी और भी कार्बन हो सकता है। आर का मतलब क्या होगा, ये जो आर है, आर का मतलब यहाँ पे और भी सपोज कि कितना भी आप चेन बढ़ा लीजिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 4 कार्बन जितना मन करे, तो वही सिंपली वो सब नहीं किया, सिंपली आर लगा दिया। आर मतलब आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, मन करे तो बढ़ा दिए, नहीं करे तो मत बढ़ाइए। तो देखिए ये है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें जब निकिल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में H2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यही डबल बॉन्ड देखिए किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में, मतलब अनसैचुरेटेड कन्वर्ट हो गया सैचुरेटेड में। मतलब यह हुआ कि हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया, तो इसी को क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। तो बात समझ में आया, एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो रहा है, किसकी प्रेजेंस में, निकिल कैटलिस्ट और H2 की वजह से। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, देखिए सब्स्टिट्यूशन मतलब हटा देना। क्या होता है, सब्स्टिट्यूट प्लेयर सुना है ना आपने, कि क्रिकेट में सब्स्टिट्यूट प्लेयर भी अलग से होता है, कि कोई एक प्लेयर इंजर्ड हो गया तो उसको हटा के उसकी जगह दूसरा कोई आता है, तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट प्लेयर। तो सब्स्टिट्यूट का सिंपल मतलब होता है कि एक को हटा के दूसरा कोई आ जाना। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पे देखिए क्या सब्स्टिट्यूट हो रहा है, देखिए यहाँ पे गिवन है CH4, तो मैंने इसका बॉन्ड ओपन करके बना दिया। एक कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है और चारों में हाइड्रोजन लगा हुआ है। बात समझ में आया। तो देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन हट के यहाँ पे कौन आ गया, Cl, मतलब एक हाइड्रोजन को हटा के हाइड्रोजन की जगह पे आ गया क्लोरीन, यानी क्लोरीन ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। बात समझ में आया। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए CH4 था पहले, CH4 में जब Cl2 का रिएक्शन कराया तो एक हाइड्रोजन हट गया और उसकी जगह क्या बन गया, CH3Cl। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन 4 था ना, यहाँ पे हो गया 3, यानी CH3Cl। और यहाँ से 2 क्लोरीन था, तो 2 क्लोरीन में से 1 क्लोरीन, और साथ में यहाँ से इसका जो एक हाइड्रोजन निकला था वो हाइड्रोजन इसके साथ मिलके क्या बना दिया, HCl। तो ये देखिए अलग से एक HCl निकल गया। तो बात समझ में आया। और ये कब होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कि सनलाइट के प्रेजेंस में, ऐसे ही नहीं हो जाएगा रिएक्शन। तो अगर आप पढ़ना चाहे तो एक बार पढ़ लीजिए। आइए मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए क्या लिखा हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट्स। ठीक है, कह रहा है, क्या कह रहा है ये, फेयरली अनरिएक्टिव। फिर देखिए क्या कह रहा है आगे, इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट, कि अधिकतर रिएजेंट में क्या होता है, ये इनर्ट होता है। इनर्ट मतलब रिएक्शन जल्दी करता नहीं है। फिर कह रहा है हाउएवर, जबकि, हाउएवर मीन्स जबकि, जबकि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, की सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन इज एडेड टू हाइड्रोकार्बन इन अ वेरी फास्ट रिएक्शन। तो कह रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन बहुत तेजी से जुड़ जाता है इसमें। तो देखिए रिएक्शन हमने पहले भी देख रखा है, बहुत तेजी से क्लोरीन जुड़ गया। क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम्स वन बाय वन,
तो कह रहा है ये जो हाइड्रोजन एटम है ये धीरे धीरे एक एक करके इसको पूरा रिप्लेस कर सकता है, और ये जो रिप्लेस करता है इसी को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हुआ, इसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ऐसा क्यों है, क्योंकि वन टाइप ऑफ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम टेक्स प्लेस ऑफ अनदर, कि कह रहा है एक तरीके का जो एटम है वो दूसरे तरीके के स्थान को घेर ले रहा है या उसकी जगह पे चला जा रहा है, मतलब लोकेशन एक्सचेंज हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर यूजुअली फॉर्म्ड विद द हायर होमोलोगस ऑफ एल्केन। तो कह रहा है बहुत सारे आप ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हो होमोलोगस, मतलब जैसे यहाँ पे मीथेन लिया, आप इथेन में भी क्लोरीनेशन करवा दीजिए। क्लियर हुआ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। तो ये दो इम्पॉर्टेंट है, तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।